आपका इस प्रेजेंटेशन के लिए। और इसी कड़ी में जो हमारे तीसरे साथी हैं, हमारे मित्र, हमारे प्रधानाध्यापक इस समय एसआरजी के पद पर कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर सर्वेष्ट मिश्र जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा बस्ती जिले से। और वो भी हमारे हम सभी के लिए सौभाग्य है कि वो भी नेशनल अवार्डी हैं और राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार सम्मान से सम्मानित हैं। तो मैं उनको भी बिना वक्त जाए किए हुए उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और वो अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे प्रधानाध्यापक एसआरजी एआरपीज के लिए हम क्या ऐसे टिप्स अपनाएं जो कि हम अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर सकें। तो मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सर्वेश जी को। थैंक यू जयंत जी। आदरणीय महानिदेशक महोदय और उपस्थित इस पूरे लाइव सेशन में जो हमारे विशिष्ट वक्ता दूसरे भी जुड़े हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हजारों हजार हमारे प्रधानाध्यापक साथी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर सर्वेष्ट मिश्रा प्रधानाध्यापक हूं मॉडल प्राइमरी स्कूल मूढ़घाट जनपद बस्ती का, और साथ ही एसआरजी का दायित्व भी निर्वहन कर रहा हूं अपने जनपद में। एक प्रधानाध्यापक के रूप में मेरा कुल 15 साल का कैरियर है, जिसमें लगभग 10 सालों से मैं पहले एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में था और अभी इस 2016 से वर्तमान विद्यालय में हूँ। तो एक प्रधानाध्यापक के रूप में जो चुनौतियां आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो आपके पास अवसर होते हैं, इसमें जो मैंने अनुभव किया अपने इस कैरियर में, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करने का बहुत सारा टाइम में प्रयास करूंगा। जैसा कि ये पूरा कैंपेन आदरणीय डीजी सर के नेतृत्व में चलाया जा रहा है कि किस तरह से एक शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक अपने स्कूल को चेंज कर सकता है, कैसे वो बदलाव ला सकता है, कैसे अपने समुदाय में, कैसे अपने सोसाइटी में, बच्चों के भीतर और अपने पूरे स्कूलिंग सिस्टम में एक आइकॉन बन सकता है। यह एक बहुत अच्छा प्रयास सर का है और हम निवेदन करेंगे अपने प्रधानाध्यापक साथियों से जो आज इस यूट्यूब सेशन में जुड़े हैं कि वो किस तरह से छोटे छोटे अपने निर्णयों से समुदाय को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में वास्तव में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कोई, चाहे वो एक प्रधानाध्यापक हो या समाज का कोई व्यक्ति, एक जब नेतृत्व करने चलता है, आगे निकलता है, तो उसे बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी अड़चनों से जूझना पड़ता है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि ऐसी दुश्वारियों से या तो घबरा के बीच में ही छोड़ देते हैं या तो फिर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें ऐसी दुश्वारियों को, ऐसी समस्याओं को, ऐसी चुनौतियों को सम्मान के साथ ग्रहण करना होगा और उसका सॉल्यूशन देते हुए, एक ऐसा नेतृत्व देते हुए जहां पे आप उन सारी एक दिन समस्याओं का निदान दे पाएंगे और अपने आप को, अपने समुदाय में, अपने स्कूल को आप स्टेब्लिश कर सकेंगे। तो हमने जो अनुभव किया कि एक लीडर के रूप में जो मोटी मोटी जो विशेषताएं होनी चाहिए कि आपकी जो व्यक्तित्व हो वो प्रभावशाली हो, अपनी बात मजबूती से आप कहीं रख सकते हो, अपनी अपनी चीजों को आप दिखा सकते हो, आप मेहनती हो, खुद मेहनत करते हो, खुद अनुशासन प्रिय हो, साहस आपके अंदर हो, शालीन व्यवहार आपका हो, जैसा कि अभी मैडम बता रही थी कि किस तरह से हम पोलाइटली लोगों के साथ पेश आए और साथ ही साथ लोगों की समस्याओं पे हम ना सोचें केवल मेरा काम हो, मेरी सोच चले, हम दूसरे की समस्याओं पे, उनकी जरूरतों पे भी सहानुभूति पूर्वक सोचें और सकारात्मक दृष्टिकोण पे के अनुसार समय पर निर्णय लेने की क्षमता हो। कई बार हम देखते हैं कि हम निर्णय तो लेते हैं लेकिन जब टाइम गुजर जाता है तो हम सही समय पे सही निर्णय लेने के की अपनी क्षमता विकसित करें। हम दूरदर्शी हों, न्यायप्रिय हों और समय के अनुसार काम करने के हों। साथ ही साथ हमें अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर हम एक प्रिंसिपल हैं, अगर एक सब्जेक्ट टीचर है, अगर हम समाज का जो भी काम कर रहे हैं उस विषय का ज्ञान हमें होना चाहिए और कार्यकुशल होना चाहिए। साथ ही साथ जिस संस्था के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर एज ए प्रिंसिपल एक स्कूल की बात करें तो संस्था जैसे मेरे घर की समस्याएं, मेरी अपनी समस्याएं लगती हैं, मेरे परिवार की लगती हैं, वैसे ही जब जिस दिन आपके स्कूल की समस्याएं, आपकी स्कूल की जरूरतें आपके घर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएं, ऐसा समर्पण भावना हमें अपनी संस्था के प्रति रखनी चाहिए एक प्रधानाध्यापक के रूप में। तब हमारा स्कूल एक मॉडल स्कूल के रूप में, एक प्रेरक स्कूल के रूप में विकसित हो पाएगा। इस तरह से मेरी अगली स्लाइड पे जैन सर निवेदन है कि अगली स्लाइड पे जो चुनौतियां एक प्रधानाध्यापक के रूप में मेरे सामने आई उनको मैं बारी बारी से आपको शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सामने ये चुनौतियां आती होंगी। अब आपको देखना है कि इन चुनौतियों पे आप निर्णय कैसे लेते हैं। जैसे कि हमारे स्कूलों के बारे में जो सबसे बड़ी चैलेंजेज है पिछले कई सालों से कि समाज का अविश्वास, हमारा समुदाय, हमारा समाज हमारे स्कूल पे, हमारे शिक्षकों पे, हमारी व्यवस्था पे विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि अरे प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, सरकारी स्कूल है, यहाँ तो इतनी सारी समस्याएं हैं, यहाँ का टीचर कुछ नहीं करता, यहाँ के बच्चे कुछ नहीं करते।
तो इनकी अविश्वास को तोड़ने के लिए हमें समुदाय से कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। और जैसे हम समुदाय के बीच ये अविश्वास देखते हैं स्कूल के प्रति, कहीं ना कहीं हमारे साथी शिक्षक जो होते हैं उनके मन में भी ये भावना होती है, ये नकारात्मक, कि यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, इस स्कूल में तो कुछ बदला ही नहीं जा सकता, तो वो जैसे तैसे नौकरी कर रहे होते हैं। हमें उनकी भावना को भी चेंज करना होगा। शिक्षकों का आपसी सामंजस्य एक बड़ी चुनौती है, जिसका इशारा अभी स्नेहिल ने किया है अपनी बात में, कि जब हम एक लीडर एक स्कूल को लीड करना शुरू करता है तो उसके ही साथी शिक्षक कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने की भूमिका में कम होते हैं, बल्कि वो कहते हैं इसकी क्रेडिट तो हमारे प्रिंसिपल्स को जाती है, तो हम क्यों इसमें हाथ लगाएं। इस चीज को खत्म करने के लिए सामंजस्य आप कैसे करते हैं, उनके कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके कार्यों को कैसे उनसे सम्मानित करते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं कि हर वो कार्यक्रम जो मेरे स्कूल में होता है, जनपद स्तर पे कोई कार्यक्रम होता है, मैं अपने शिक्षक साथी, चाहे वो हमारा शिक्षा मित्र हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, उनको भी अपने से आगे करके सम्मान दिलाने का काम करता हूं। इस तरह से जब आप एक प्रधानाध्यापक, आप अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने शिक्षक साथियों के बारे में सोचेंगे, तो उनके बीच ये आपसी सामंजस्य की भावना बनी रहेगी। साथ ही साथ विद्यालय विजन, जब आप एक नए स्कूल में पहुंचते हैं, आप किसी भी स्कूल में काम कर रहे होते हैं, तो आपका एक विजन होना बहुत जरूरी होता है, आपका एक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी होता है कि हम अपने स्कूल को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप जहां ले जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके कार्य योजना बनाते हैं। कार्य योजना अभी हमारी सरकार मिशन प्रेरणा के अंतर्गत पूरी एक एचडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान की तैयारी एक चीजों को फोकस कर रही है, और आपकी उसी कार्य योजना का हिस्सा होता है। तो उसके अनुसार हम भौतिक संसाधनों की जो कमी होगी वो पूरी कर पाएंगे, क्योंकि एक स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो, टीचर अच्छे हो, बच्चे अच्छे हो, इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी होता है कि हमारे स्कूल का भौतिक वातावरण भी सही हो। तो ऐसे में हमें भौतिक संसाधनों की योजना भी बनानी होगी। साथ ही साथ नामांकन की समस्या स्कूलों में एक बहुत बड़ी है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा सलीका है वो समुदाय के बीच अपनी पहुंच बनाने का। जब तक आप समुदाय तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, अपनी पॉजिटिविटी नहीं पहुंचाएंगे, व्यक्तिगत मिलके स्कूल में गार्जियंस को बुला के, सोशल मीडिया से आपको अपनी सकारात्मक चीजों को समुदाय के बीच ले जाना होगा। निश्चित तौर पे उसी समुदाय से वो सारे इनरोलमेंट बढ़ाने का काम करेगा जो आज बताता है कि हम अपने बच्चे को एडमिशन क्यों कराएं। इसी तरह से विभागीय सामंजस्य होना भी, हमारे बीआरसी, हमारे एआरपी, हमारे एसआरजी, हमारे बीएसएज, ये ऑफिसों से भी सामंजस्य की हमारी जो जरूरतें उनके स्तर पे पड़ती हैं वो कैसे पूरी हो, इसके लिए हमें एक बेहतर सामंजस्य बनाने की जरूरत है। और बदलाव को स्वीकार करने की धारणा, कई लोग ये सोच के चलते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वही सही है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती है। हम भी कई बार ऐसा सोचते थे कि जैसा मैं कर रहा हूं यही सही है, बट आदमी को एक प्रधानाध्यापक के रूप में, एक लीडर के रूप में हमेशा बदलाव को स्वीकार करने की धारणा होनी चाहिए कि कुछ भी अच्छा कहीं से दिख रहा है, भले आप अभी तक वो चीज नहीं करते तो इसको स्वीकार करिए। साथ ही साथ स्कूल में एक और लीडर के रूप में बड़ी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं उनके बीच कार्य का बंटवारा जो हो वो बहुत समुचित हो, बराबर का हो, ऐसा हो जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। कई बार हमें कोई शिक्षक को गणित पढ़ाने के लिए दे देते हैं, पता चला उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लास में जाएगा, स्वाभाविक सी बात है वो गणित नहीं पढ़ाएगा, वो समय बिता के चला आएगा। ऐसे कंडीशन में हमें ध्यान देना होगा कि हमारा जो स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है, हम उसको उसके इंटरेस्ट के, उसकी क्षमता के अनुसार कार्य आवंटन करें, तो हमारा ये लीडरशिप पूरे हमारे स्कूल में, हमारे समुदाय में दिखेगी और इसका परिवर्तन हमारे स्कूलों पे दिखेगा। अब ये जो चुनौतियां हमारे सामने भी कमोबेश यही थी जो मैंने आपको बताई। इसके लिए हमने क्या किया, विद्यालय का एक विजन बनाया, इसका एक डॉक्यूमेंट डेवलप किया, उसके अकॉर्डिंग योजना बनाई और योजना का क्रियान्वयन किया। स्थानीय समुदाय में डोर टू डोर 250 घरों में मैं आसपास गया, और जब इस स्कूल में 2016 में ज्वाइन किया कि भाई 19 बच्चे हमारे स्कूल में थे उस समय, आज 270 हैं। तब जब कि मैं एडमिशन करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कुल 4 कमरे हैं और 270 बच्चे हैं, तो ना तो मेरे पास उनको मेरे असेंबली में बड़े मुश्किल से वो खड़े हो पाते हैं, इतनी स्पेस है, तो मेरे पास क्षमता नहीं इससे ज्यादा मैं एडमिशन कर पाऊं, अनलेस हजारों की संख्या में मैं एडमिशन इस स्कूल में कर सकता था अगर मेरे पास जगह होती। तो आज मुझे मेरे यहाँ वेटिंग एक रजिस्टर है जिसपे पूरे 1 साल नाम लिखा जाता है, ये बता के कि आपको अप्रैल में आप मुझसे मिलिएगा, 1 अप्रैल को, उस दिन आपके बच्चे का एडमिशन कर लेंगे। अभी आप इस वेटिंग रजिस्टर में, अभी भी इस साल के लिए भी जो मेरे पास 78 या आसपास वेटिंग लिस्ट में हमारे पास बच्चे पड़े हैं, जिनको 1 अप्रैल को हम नए क्लास में एंटर करेंगे। इसी तरह से साथी शिक्षकों के साथ सकारात्मक परिवर्तन और बेहतर कार्य संस्कृति,
कम्युनिकेशन, जैसा कि बता रहे थे, टीचर के साथ ट्रेनिंग, अपने टीचर्स के साथ बैठ के। अब ये चीजें हम लोग कभी सोचते नहीं कि अपने आसपास भी अपने टीचर्स के साथ भी हफ्ते में एक दिन बैठ के बात करना चाहिए। बाकायदे एक रजिस्टर मैंने बना रखा है, हर 15 दिन में एक मीटिंग उनके साथ करते हैं, पूरे 1 घंटे की, जिसमें अपनी पूरी कार्य योजना पे डिस्कस करते हैं कि अगले 15 दिन में हम लोग क्या करेंगे, और उसका फिर उस मीटिंग में देखते भी हैं कि जो चीजें पीछे तय करी थी, क्या उतना हम किसको प्राप्त कर पाए हैं, कौन सी चीजों को क्या नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ विद्यालय के भौतिक परिवेश और सामुदायिक सहभागिता से मेरा स्कूल प्रमाण है इस बात का, जहां लगभग 40 लाख रुपए की मूल्य के भौतिक संसाधन विकसित किए गए हैं पूरे स्कूल को करने के लिए। तो एक सामुदायिक सहभागिता से क्या कुछ किया जा सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो कि समाज का हर नागरिक कोई प्रोजेक्टर दिया, कोई कंप्यूटर दिया, कोई बिल्डिंग में काम कराया, कोई जो है हमारे ऑडियो सिस्टम दिया। मतलब आप सोच नहीं सकते, हर वो सुविधा मेरे स्कूल में उपलब्ध हो जो टॉप क्लास के किसी कॉन्वेंट स्कूल में जिला मुख्यालय के है। और ये सारी की सारी चीजें जन सहयोग से समुदाय ने हमें दी हैं। इसके अलावा विद्यालय में जो हम लोग काम करते हैं, एक लीडर के रूप में जरूरत होता है कि उसको अभिलेखीकरण भी करें, उसको डॉक्यूमेंट करें और उसको मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से समुदाय के पास, अभिभावकों के पास, अपने अपने अधिकारियों तक भी पहुंचाएं, ताकि समुदाय वो बदलाव देख सके। स्कूल में एक और जो सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये मैं करता हूं कि एक आपका स्कूल का जो माहौल हो वैसा हो जहां शिक्षक, छात्र, अभिभावक के बीच ज्यादा से ज्यादा संवाद के अवसर उपलब्ध हो। कई बार स्कूलों में हम देखते हैं कि केवल टीचर ही बोलता है, बच्चे को बोलने का अवसर नहीं। या मीटिंग बुलाते हैं तो हमने गार्जियंस को बोल दिया, उनकी एसएमसी बुलाया, कभी उनकी बात नहीं सुनी। तो जब भी आपके वार्षिकोत्सव हो, आपकी असेंबली हो, आपकी बैठक हो, ज्यादा से ज्यादा गार्जियंस को मोटिवेट करने का प्रयास करिए। मैं कोशिश करता हूं, जो साथी इसमें लाइव मेरे स्कूल के यूट्यूब सेशंस देखते होंगे, मेरे फेसबुक लाइव देखते होंगे किस तरह से मेरे गार्जियंस, मेरे एसएमसी अध्यक्ष, मेरे गांव के लोगों को माइक पे बोलने का अवसर देता हूं और खुल के बोलते हूँ स्कूल की समस्याओं के बारे में, वहां की जरूरतों के बारे में और उपलब्धियों के बारे में भी। तो ये अवसर, ये आपको माहौल बनाना है कि जहां शिक्षक अपनी बात कर पाए, हर बेफिक्र होके, जहां बच्चा कर पाए, जहां जो है गार्जियन कर पाए। साथ ही साथ समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने की संस्कृति का विकास भी हम लोगों को अपने स्कूलों में करना चाहिए, कि हम समय बनाएं कि ये चीज इतने दिन में प्राप्त करेंगे तो करेंगे। उसके लिए जो भी तरीके बनाने पड़े वो हमें आपसी अपने शिक्षकों के साथ बैठ के निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों के बीच समुचित कार्य बंटवारा, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि वो होना चाहिए। और सफलता जब स्कूल में मिलती है तो एक चीज जो गैप रह जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग खुद लेने लगते हैं, उसकी क्रेडिट हमें अपने पूरे स्टाफ को देना चाहिए और उनके साथ मिलके उसको शेयर करना चाहिए। और अगर कोई असफलता मिलती है, कोई कमी रह जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि एक अभिभावक के रूप में उसकी जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए कि भाई ये मेरे से कहीं चूक हो गई होगी, इसलिए ये चीज नहीं हो पाई। साथ ही साथ शिक्षकों की समस्याओं पे संवेदनशील होने की बात है कि अगर केवल आप उनके स्कूल के काम आपके लिए प्रायोरिटी होंगी, उनकी समस्याएं आपके नजर में नहीं होंगी, आपके प्रायोरिटी में नहीं होंगी, तो ये भी आपके फेल होने का एक कारण हो सकता है। इसलिए उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें। उनकी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जब भी ट्रेनिंग्स होती हैं, कोई ऐसी ट्रेनिंग आपको लगती है, आप अपनी जगह पे ऐसे टीचर्स को प्रमोट करें, आपका टीचर जाए वो ट्रेनिंग ले और अपने आप को एनरिच करे। अगर जरूरत हो तो स्कूल्स में भी उनको ट्रेनिंग देने का काम करें। तो इस तरह से बच्चों के प्रगति के नियमित सूचक, अभी तो प्रेरणा सूची और तालिका अपने बीच है, ये मैं तब की बात कर रहा था जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था। अभी सरकार ने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा सूची और तालिका दे रखी है, इसलिए हमें उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं करना। हाँ, उनका देखना है कि हम उसको प्राप्त कैसे कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, उसके लिए रणनीतियों का निर्माण करना है। और जो है उस पर काम करते हुए बच्चों का जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमेट्रिक कौशल तीनों होते हैं हमारे, उनके रूप में बच्चों के अंदर विकसित करना। इस तरह से हम देखते हैं और हमने प्रयास किया। एज एसआरजी भी मैं जिन स्कूलों में जाता हूं, अपने इस अनुभव को अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करने का प्रयास करता हूं। ये एक स्कूल जो 2016 में जहां 19 बच्चे पढ़ते थे, आज लाइन लगी है प्रवेश कराने वालों की, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ये मेरे अनुभव हैं और इसको आप अपने स्कूलों में अप्लाई करके निश्चित तौर पे एक प्रेरक प्रदेश, जो हमारी सरकार का, जो महानिदेशक महोदय का हमारा लक्ष्य है, मार्च 23 का इंतजार हम लोग ना करें, हम पहले लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही मार्च 22 तक सुनिश्चित करें, हम सभी साथी की अपने स्कूलों को प्रेरक स्कूल बना ले लेंगे, हमारा प्रदेश ऑटोमेटिक प्रेरक प्रदेश बन जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, इशरात जी, स्नेहिल जी।